तुम बांझ हो, वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता तुम में नहीं है। तुमसे शादी करके हमारे वंश का बढ़ना रुक गया है। इससे अच्छा तो हम दूसरी जगह शादी करके और अपने वंश को आगे बढ़ा दें। कौन है वो दंपत्ति जिन्हें 1 साल से पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉप 5 फर्टिलिटी किलर्स के बारे में आपको बताती हूँ। तुम बांझ हो, वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता तुम में नहीं है। तुमसे शादी करके हमारे वंश का बढ़ना रुक गया है। इससे अच्छा तो हम दूसरी जगह शादी करके और अपने वंश को आगे बढ़ा देंगे। ये और इसकी जैसी बहुत सारी बातें 2025 में भी महिलाएं सुन रही हैं। आइए मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताती हूँ कि क्या होता है बांझपन, कब एक महिला को कहा जाता है कि वो इनफर्टाइल है, कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या हैं इसके सॉल्यूशंस। बहुत ही दुख की बात है कि 2025 में जहां पर साइंस इस स्थिति पर पहुंच गया है कि कोई भी महिला बांझ नहीं होती, यानी कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो संतान उत्पत्ति में अक्षम हो, उस समय भी इस तरह की बातें आज प्रचलन में है। और ये बात सिर्फ ग्रामीण भागों की नहीं है, शहरी भागों में भी ये जो बातें हैं ये महिलाओं को सुननी पड़ती है। सबसे पहले ये समझिए कि बांझपन कोई परिस्थिति नहीं है। हर महिला गर्भवती हो सकती है अब साइंस की मदद से। हम जो वर्ड कहते हैं वो कहते हैं सब फर्टिलिटी, यानी कि संतानहीनता, यानी कि जो नॉर्मल फर्टिलिटी है उससे किसी की फर्टिलिटी कम है, यानी कि टोटली इनफर्टाइल कोई भी दंपत्ति नहीं है। जब कोई दंपत्ति साथ रहना शुरू करते हैं और वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आम तौर पे कितने चांसेस होते हैं 1 महीने में अपने आप कंसीव करने के? यदि महिला और पुरुष बिना किसी प्रोटेक्शन के प्रॉपर वे में साथ में रहते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी नॉर्मल है तो भी 1 महीने में उनका कंसीव होने का चांस मात्र 15% है। यानी जब 100 दंपत्ति 1 महीने तक ट्राई करेंगे तो उसमें से सिर्फ 15 1 महीने में कंसीव हो सकते हैं। जब वो ट्राई करते रहेंगे तब 1 साल में 85% यानी 85% जो है वो सक्सेसफुली कंसीव हो सकते हैं। जब हम मेडिकली देखते हैं तो ये जो 15% कपल्स बच जाते हैं उन्हें हम सब फर्टाइल कहते हैं, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन से उनकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम है। परंतु ये 15% भी यदि अगले 1 साल तक कंटिन्यू ट्राई करते रहेंगे तो उसमें से 4 या 5% अपने आप ही कंसीव कर सकते हैं। परंतु इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला, दोनों के सारे फर्टिलिटी फैक्टर्स नॉर्मल होना चाहिए और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है साथ रहने की वो सही होना चाहिए। मॉडर्न लाइफ में जब हम अपने अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं, तब बेबी मेकिंग कई बार एक बहुत ही उबाऊ काम लगता है और कई बार फर्टाइल पीरियड में दंपत्ति साथ ही नहीं आ पाते। जो दंपत्ति इस समय में भी 1 से 2 साल में भी कंसीव नहीं कर पाए उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वो सब फर्टाइल है। परंतु इस रूल के 3 बहुत बड़े एक्सेप्शंस हैं। कौन है वो दंपत्ति जिन्हें 1 साल से पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो 1 साल तक रुके रहते हैं, सोचते हैं कि हमने तो वीडियो में सुना था कि 1 साल के बाद ही सब फर्टिलिटी कही जाएगी, तो हम 1 साल से पहले डॉक्टर के पास क्यों जाएं? सबसे पहला, यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है और वो अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, उसे 1 साल नहीं रुकना है। 6 महीने में यदि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। यदि महिला की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है तो आपको 3 महीने नेचुरली देख सकते हैं, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास में जाना आवश्यक है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, यदि दंपत्ति में 2 या 3 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तब उन्हें बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपके मन में आया कि हमें ट्राई करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कौन है वो कपल्स? यदि पुरुष में अनडिसेंडेड टेस्टिस
यानी कि दोनों तरफ के टेस्टिस जो है वो नीचे नहीं है, या फिर बचपन में या युवावस्था में मम्प्स नाम की बीमारी हुई है, या फिर और कोई रिप्रोडक्टिव सर्जरी हुई है प्राइवेट पार्ट्स पे, जैसे कि टेस्टिस की सर्जरी। महिलाओं में यदि पीरियड्स अनियमित हैं तो ऐसी स्थिति में आपको वेट नहीं करना है। आपको जैसे ही आपके मन में आया कि हमें कंसीव करना है, आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि एक ऐसा सिंड्रोम जहां पर 3 में से 2 चीजें हो रही हैं। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहली है अनियमित माहवारी, यानी माहवारी देर से आना। दूसरा है शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाना। क्या लक्षण होते हैं इसके? शरीर पे ज्यादा बाल आना, चेहरे पे ज्यादा बाल आना, पिंपल्स होना। और तीसरा जो इसका फीचर है वो है सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखना। अब जो इंटरनेशनल डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी महिला या लड़की को इन 3 में से 2 चीजें हो तो वो पीसीओएस है। तो यानी कि 3 में से 2, यानी कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी माहवारी अनियमित है और उनकी ओवरी सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक दिख रही है। कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी माहवारी अनियमित है और उनके चेहरे पर, शरीर पर ज्यादा बाल हैं, हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, परंतु उनकी ओवरीज नॉर्मल है। और कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी माहवारी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह आती है, परंतु उनकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक दिख रही हैं और उनके अंदर कुछ फीचर्स हैं मेल हार्मोन बढ़ने के। इनफैक्ट 30% जो लड़कियां होती हैं जिन्हें डायग्नोज्ड पीसीओएस है वो फर्टाइल होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि माहवारी लेट हो तभी पीसीओएस होगा। कई लड़कियों की माहवारी नियमित होती है, उनको ओव्यूलेशन बराबर होता है, परंतु पीसीओएस के बाकी दोनों फीचर्स होने के कारण हम उन्हें पीसीओएस की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सबसे पहली बात यह हुई कि 1/3 लड़कियां जिन्हें डॉक्टर के द्वारा डायग्नोस्ड पीसीओएस है वो फर्टाइल होती हैं। वो जब भी ट्राई करना चाहेंगी वो अपने आप मां बन सकती हैं। दूसरी बात, बाकी 70% लड़कियों का क्या उन्हें आईवीएफ की ही जरूरत पड़ेगी? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की 70% लड़कियों का ओव्यूलेशन इरेटिक होता है। इरेटिक का मतलब है किसी महीने होगा, किसी महीने नहीं होगा। जिस महीने ओव्यूलेशन होगा उस महीने ट्राई करने से कंसीव होने के चांसेस तो हैं, परंतु जिस महीने ओव्यूलेशन नहीं होगा वो कंसीव नहीं कर सकती। परंतु इसका इलाज एज द फर्स्ट लाइन आईवीएफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान के हैरत होगी कि केवल एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और प्रॉपर डाइट से ये लड़कियों में से लगभग 30% अपने आप ही कंसीव हो जाती हैं। जी हाँ, केवल 10% ऑफ बॉडी वेट लॉस से, यानी यदि किसी लड़की का वेट 75 kg है और वो हमारे पास आती है कि अब हम कंसीव करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि उसका ओव्यूलेशन बराबर नहीं हो रहा, तो एक्चुअली हम उनको दवाइयां भी नहीं शुरू करते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लियर गाइडलाइन है कि सबसे पहला ट्रीटमेंट है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्रैश डाइटिंग करके आप अपना वेट कम करें, हेल्दी वे में। और ये भी हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन। क्या है ये एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन? 180 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक। यानी यदि हम 6 दिन गिने तो हर दिन 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब केवल आपका वॉक या दिन भर का चलना फिरना नहीं है। एरोबिक एक्सरसाइज वो है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े। तो वो साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, रनिंग या जॉगिंग हो सकती है, वो आपका ट्रेडमिल पर फास्ट वॉकिंग हो सकता है। ये आपको 180 मिनट्स पर वीक करना है। और WHO ने ये भी स्पष्ट किया है कि कम से कम 3 to 4 स्ट्रेंथ सेशंस एक वीक में पीसीओएस की लड़कियों को करना चाहिए। और ये इसलिए कि ऐसा करने से हमारे मसल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण ओव्यूलेशन अपने आप ही होने लगता है और लड़कियां और महिलाएं अपने आप कंसीव कर सकती हैं। वो महिलाएं जो वेट मैनेज करती हैं उसका सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है टैबलेट्स। कौन सी हैं ये टैबलेट्स? ये टैबलेट्स हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन की टैबलेट्स। एक सिंपल गोली जिसकी प्राइस हार्डली 200 रुपए है,
उससे 80% लड़कियां ओव्यूलेट होने लगती हैं और उसमें से 40% कंसीव भी हो जाती हैं। यानी कि यदि हम 100 महिलाओं से स्टार्ट करें जिनको पीसीओएस है, तो 1/3 तो ऑलरेडी फर्टाइल हैं, उन्हें मेरे इलाज की आवश्यकता नहीं है। बची हुई 70% में भी लगभग 20% महिलाएं केवल वेट मैनेजमेंट, एक प्रॉपर वेट लॉस और एक्सरसाइज रिजीम से नेचुरली कंसीव हो सकती हैं। बची हुई 30% महिलाएं साधारण 200-300 रुपए की सिर्फ 5 टैबलेट से 3 से 4 महीने में कंसीव हो जाएंगी। अब बचती हैं केवल 20% लड़कियां, उसको भी आईवीएफ की आवश्यकता नहीं है। उन केसेस में भी हम कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू ओव्यूलेशन किया जा सकता है, जिनको गोनाडोट्रोफिन या एफएसएच इंजेक्शंस कहते हैं। ये इंजेक्शंस डेली डॉक्टर के सुपरविजन में लेने होते हैं, एक पेन डिवाइस के फॉर्म में आते हैं, तो ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। यदि ये इंजेक्शंस भी कारगर नहीं है तो एक लैप्रोस्कोपी से ड्रिलिंग की पद्धति है जिससे ये महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि यदि आपको पीसीओएस है तो आपको अधिक से अधिक 10% चांस है कि आपका आईवीएफ होगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं केवल लाइफस्टाइल चेंजेस और सिंपल मेडिसिन, और ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है चॉइस ऑफ डॉक्टर्स। ध्यान रखिए, हमको जाना है एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को समझता हो, जहां पर आवश्यक हो वहीं आईवीएफ का यूज करता हो। और ये जब हम करेंगे तो अधिकतर आप लोगों में से जो पीसीओएस की बहनें हैं वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। कुछ साल पहले तक हम बिल्डर्स की एड्स देखते थे, तीज त्योहार के समय पर हम गोल्ड शोरूम्स के एड्स देखते थे, परंतु आज आप कोई भी न्यूज़पेपर खोल लीजिए, आप आईवीएफ सेंटर्स के एड्स देखते हैं। क्या हो गया है ऐसा कि हम सब इनफर्टाइल होते जा रहे हैं? क्या है इसका रीजन कि आज गली कूचे में इनफर्टिलिटी सेंटर्स मशरूम की तरह ओपन हो रहे हैं। टॉप 5 फर्टिलिटी किलर्स के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा फर्टिलिटी किलर जो है वो है एज। जी हाँ, एज बढ़ने से हम सब में से कोई भी रोक नहीं सकता। क्लॉक के आर्म्स को आगे बढ़ने से कोई भी पीछे तो नहीं ले जा सकता। तो फिर इस साइलेंट किलर के लिए हम क्या कर सकते हैं? लॉजिकल आंसर जो है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जल्दी शादी कर लो, जल्दी बच्चे कर लो। और अब सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो हमारे जैसे हैं वो भी यही कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की भी एक उम्र होती है। बढ़ती एज के साथ आपकी फर्टिलिटी कम होती है। हम ये सोचते हैं कि एज धीरे धीरे बढ़ रही है तो फर्टिलिटी भी धीरे धीरे कम होती होगी। बिल्कुल नहीं, फर्टिलिटी तेजी से कम होती है, और ये तेजी से कम होने का सिलसिला विज्ञान ने एक्यूरेटली एस्टिमेट किया है, और स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि मीनोपॉज के एग्जैक्टली 13 साल पहले आपकी फर्टिलिटी शार्पली डिक्लाइन होती है। यानी कि यदि किसी लड़की का मीनोपॉज 50 इयर्स में होना है तो उसकी फर्टिलिटी 37 इयर्स की एज में हार्डली 10% बच जाती है। ये कितना शॉकिंग है। यदि किसी लड़की का मीनोपॉज 45 में होना हो तो इसका ये मतलब है कि 33 साल की एज में ही उसकी फर्टिलिटी 10% बच गई है। परंतु एज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम ये रोज देखते हैं। इसीलिए आपकी कितनी भी एज हो, फर्टिलिटी को अपने लाइफ जो गोल्स हैं, जो लाइफ प्लानिंग है, उसमें फैक्टर इन करिए। हो सकता है आज आप मां नहीं बनना चाहती हो, पर उस स्थिति में मत आइए कि अब हम मां बनना चाहते हैं परंतु फर्टिलिटी कम होने के कारण नहीं बन पा रहे। तो 13 साल, ये याद रखिए, आपका मीनोपॉज कब होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर जो आपका मीनोपॉज का टाइम है उससे 13 साल पहले आपके अधिकतर अच्छे अंडे खत्म हो चुके हैं और आपके मां बनने के चांसेस तेजी से कम होते हैं। दूसरा फर्टिलिटी किलर जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे वो है स्मोकिंग। आजकल स्मोकिंग, वेपिंग का प्रचलन लड़के और लड़कियों दोनों में बढ़ गया है, परंतु महिलाओं की फर्टिलिटी पर वेपिंग का बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, उनकी मोटिलिटी और उनके माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर को स्मोकिंग पूरी तरह से डैमेज कर देती है।
स्मोकर्स को इनफर्टिलिटी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन सब के चांसेस नॉन स्मोकर्स की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होते हैं। तो यदि आप स्मोकिंग या वेपिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा फर्टिलिटी किलर है। थर्ड फर्टिलिटी किलर, अनसेफ सेक्स। जब हम साथ रहते हैं अपने पार्टनर के, तो कई कपल समझते हैं कि सेफ सेक्स का मतलब है कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, तो हम कुछ हार्मोनल टैबलेट्स ले लेते हैं प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। परंतु आप भूल जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। सबसे बड़ा फर्टिलिटी किलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया और गोनोरिया। ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। आपके पार्टनर के अंदर इसके कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है, यदि वो क्लेमाइडिया या गोनोरिया से इन्फेक्टेड हो, कोई तरीका नहीं है कि आप ये पता कर सके कि उसे ये बीमारियां हैं कि नहीं। परंतु महिला में ये दोनों इन्फेक्शंस फैलोपियन ट्यूब्स को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। कई बार इसके लक्षण भी नहीं होते और आगे जाके जब आप चाहती हैं कि मैं मां बन जाऊं, तब आपकी फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो पूरी तरह से डैमेज्ड होती हैं। चौथा फर्टिलिटी किलर है ट्यूबरक्यूलोसिस। बच्चेदानी की टीबी, ट्यूब्स की टीबी एक बहुत बड़ा साइलेंट फर्टिलिटी किलर है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट किसी भी महिला को पता नहीं है। हम टीबी को सोचते हैं कि ये फेफड़े का इंफेक्शन है, बच्चेदानी में कहां से हो गया, परंतु बच्चेदानी की टीबी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीजन है। तो यदि आपको शरीर के किसी और भाग में टीबी रही है या आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में किसी को टीबी है और आप उनके संपर्क में रही हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर से ये बात शेयर करिए। यदि आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रही है, तब भी डॉक्टर से चेकअप कराइए। ये इंश्योर कराइए कि इस तरह का कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में तो नहीं है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, यदि शरीर के किसी भी भाग की टीबी है तो उसका कंप्लीट इलाज लीजिए। कई बार हम इनकम्प्लीट इलाज लेते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया फिर बाकी ऑर्गन्स जैसे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी किलर है वेट। आजकल ओवरवेट और ओबेसिटी हम सब के अंदर कितना बढ़ता जा रहा है। हमारे काम इतने स्ट्रेसफुल होते हैं, हमको जंक फूड इतना इजीली एक्सेसिबल होता है, मीठा हम जब चाहे तब ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, एक्सरसाइज अब जीवन में नहीं के बराबर है क्योंकि हर चीज हमारे मोबाइल में फिंगर टिप्स पे हमें अवेलेबल है। इसके कारण जैसे जैसे वजन बढ़ता है, वैसे वैसे फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। इनफैक्ट ओबीस महिलाएं, यानी जिनका BMI 30 से ज्यादा है, उनका इनफर्टिलिटी होने का जो चांस है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। तो यदि आप ओबीस हैं, ये 20 टाइम्स मोर लाइकली है कि आपको इनफर्टिलिटी हो कंपैरिजन में उसके जिसके की मोटापा नहीं है। तो ये जो 5 फर्टिलिटी किलर्स हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया अनसेफ सेक्स, दूसरा फर्टिलिटी किलर मैंने बताया बच्चेदानी की टीबी, तीसरा फर्टिलिटी किलर वेट, चौथा अनप्रोटेक्टेड अनसेफ सेक्स जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बढ़ती हुई एज। ये 5 फर्टिलिटी किलर से यदि आप बचें तो शायद हमारे समाज में जो इनफर्टिलिटी के केसेस एक एक्सप्लोजन की तरह बढ़ते जा रहे हैं वो कुछ कम हो जाएं, आप सब नेचुरली कंसीव होके एक स्वस्थ बच्चे की मां बन पाए। आज हमने बहुत सारी बातें करी संतानहीनता के ऊपर, बांझपन के ऊपर, इसके सामाजिक रीजंस के ऊपर, फर्टिलिटी किलर्स के ऊपर। लास्ट में जो मेरा मैसेज है वो बहुत, जो मैं दिल से फील करती हूँ इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, वो यही है कि साइंस जिस रेट से एडवांस हो रहा है, उस रेट से हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो सोच है, वो उस तेजी से नहीं बढ़ रही है। साइंस जो कंक्लूजन्स लेके आता है उसे हम एसिमुलेट करने में बहुत समय लगाते हैं। IVF की जो टेक्निक है वो अब 40 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। लाखों अरबों बच्चे इससे जन्म ले चुके हैं। ये पूरी तरह से सेफ है, परंतु आज भी हम IVF को एक गलत नजर से देखते हैं, इसके बारे में गलत सोच रखते हैं। आज भी दंपत्ति जब कुछ फर्टिलिटी इश्यूज है तो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं।
आज भी हमारे समाज में यदि संतानहीनता है तो महिला अकेली अपनी सास या नंद के साथ अस्पताल आती है, पुरुष अस्पताल तक नहीं आता या आने में हिचकता है। ये सब क्यों है? संतानहीनता एक परिस्थिति है जिसमें महिला और पुरुष की बराबर की भागीदारी होती है। आज इसका सॉल्यूशन उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों नहीं उन सब चीजों पर हम खुल के बात करते। इसीलिए जोश टॉक्स, जिसकी मैं बहुत रेगुलर ऑडियंस हूँ, और जो कहानियाँ जोश टॉक्स लेके आता है उससे मुझे अपने जीवन में भी कितनी बार प्रेरणा मिली है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपके कि आपने आज मुझे ये मौका दिया अपने दिल की बात आपसे कहने का। थैंक यू।